नमस्कार सभी को। आप सभी का आपके अपने स्टडी मेंटर यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम एजुकेशन साइकोलॉजी का जो भाग 5 चल रहा है उसका चैप्टर नंबर 35 आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। ये जो चैप्टर है ये बुद्धि परीक्षण से संबंधित ये चैप्टर है। पहले हम बुद्धि परीक्षण का अर्थ समझेंगे, फिर उसका क्या महत्व है, उसकी क्या आवश्यकता है, वो सब हम देखने वाले हैं। इससे पहले हमने 34 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने वो चैप्टर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप वो चैप्टर ज़रूर देखें। आधुनिक शिक्षा मनोविज्ञान की एक सबसे जो महत्वपूर्ण देन मानी जाती है वो मानी जाती है बुद्धि का मापन करने के लिए बुद्धि की परीक्षाएं। बुद्धि मापन का अर्थ क्या होता है कि बालक जो होता है उसकी मानसिक योग्यता का माप करना या फिर यह ज्ञात करना कि उनमें से उस बालक में कौन कौन सी मानसिक योग्यताएं हैं और वो कितनी मात्रा में है, वही बुद्धि परीक्षा है। प्रत्येक बालक में इस प्रकार की कुछ जन्मजात योग्यताएं होती हैं। बुद्धि परीक्षा द्वारा उसकी इन्हीं योग्यताओं या फिर उसके मानसिक विकास का अनुमान लगाया जा सकता है। इसके संबंध में ड्रेवर महोदय ने लिखा है कि बुद्धि परीक्षा जो है वो किसी प्रकार का कार्य या समस्या होती है जिसकी सहायता से एक व्यक्ति के मानसिक विकास के स्तर का अनुमान लगाया जा सकता है कि उस व्यक्ति के मानसिक विकास का स्तर उच्च है या फिर निम्न है, या फिर उसका मापन किया जा सकता है। फिर हम देखेंगे बुद्धि परीक्षाओं की आवश्यकता शिक्षा मनोविज्ञान में क्यों हुई, क्यों जरूरत पड़ी इस बुद्धि परीक्षाओं की। शिक्षा प्राप्त करने वाले बालकों की योग्यताओं में स्वाभाविक अंतर पाया जाता है। इसी अंतर के कारण सभी बालक जो हैं वो समान रूप से प्रगति नहीं कर पाते हैं। कोई बालक तेज प्रगति करता है, जल्दी प्रगति करता है, कोई बालक प्रगति में समय अधिक लगाता है। ऐसी दशा में शिक्षक के सामने एक जटिल समस्या प्रकट हो जाती है। बुद्धि परीक्षा जो है ये बालकों में पाए जाने वाले अंतर का ज्ञान प्रदान करके शिक्षक की समस्या का समाधान करने में उसकी मदद देती है। ब्लेयर, जोन्स एंड सिम्पसन महोदय ने इसके संबंध में कहा है कि विद्यालय में बुद्धि परीक्षाओं का जो प्रयोग है वो व्यवहारिक कार्यों के लिए और साधारणतः ये ज्ञात करने के लिए किया जाता है कि बालक विद्यालय के कार्य में कितनी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। फिर हम देखेंगे इसकी हिस्ट्री क्या है, बुद्धि परीक्षाओं का इतिहास क्या है। बीबी समांत महोदय के अनुसार भारत के लिए बुद्धि परीक्षाएं कोई नई बात नहीं है। वेदों और पुराणों में जहाँ तहाँ बुद्धि परीक्षाओं के उल्लेख मिलते हैं। यक्ष और युधिष्ठिर का संवाद बुद्धि परीक्षा का प्रत्यक्ष उदाहरण माना जाता है। छात्रों की बुद्धि परीक्षा के लिए जटिल प्रश्नों, पहेलियों, समस्याओं आदि का प्रयोग किया जाता था। तक्षशिला और नालंदा जो विश्वविद्यालय थे उनकी अध्ययन विधियों में भी बुद्धि परीक्षाओं का प्रमुख स्थान माना जाता था। पर आज परिस्थिति ऐसी आ गई है कि भारत जो है वो विदेशी विद्वानों द्वारा बनाई गई बुद्धि परीक्षा की विधियों का प्रयोग आज का मानव कर रहा है। यूरोप में बुद्धि परीक्षा की दिशा में 18वीं शताब्दी में काम शुरू किया गया था। सर्वप्रथम भारत के समान वहाँ भी शारीरिक लक्षणों को बुद्धि के माप का आधार बनाया गया था। भारत में क्या होता है, जो शारीरिक लक्षण होते हैं उन्हीं को बुद्धि के माप का आधार माना जाता है। उदाहरण के रूप में हम देखें कि हम भारत में आज भी यही सुनते हैं कि छिद्र दंता कवचित मूर्खा, अर्थात छिद्रे दांतों वाला कोई ही मूर्ख होता है। इसी प्रकार स्विट्जरलैंड के प्रसिद्ध विद्वान लेटर महोदय ने कहा है कि 1772 में उन्होंने विभिन्न शारीरिक लक्षणों को बुद्धि का आधार घोषित किया था।
उस समय से बुद्धि के मापन का कार्य किसी न किसी रूप से में यूरोप में चलता रहा है। 1879 में विलियम वुंट महोदय ने जर्मनी के लिप्जिंग नामक शहर में सबसे पहले मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की और वो प्रयोगशाला स्थापित करके बुद्धि मापन के कार्य को उन्होंने वैज्ञानिक आधार प्रदान किया था। इस प्रयोगशाला में बुद्धि का जो माप है वो यंत्रों की सहायता से किया जा सकता था। वुंट महोदय के कार्य से प्रोत्साहित होकर अन्य देशों के मनोवैज्ञानिकों ने भी बुद्धि परीक्षा का कार्य शुरू कर दिया था। इसमें उल्लेखनीय है फ्रांस के बेनेट, इंग्लैंड के विंस महोदय, जर्मनी के मैनमैन और अमेरिका के थोर्नडाइक एवं ट्रुमन। इन वैज्ञानिकों ने, ये जो मनोवैज्ञानिक हैं, इनमें से सबसे अधिक सफलता जिसको प्राप्त हुई उनका नाम है बेनेट महोदय, जिसने सिमन की सहायता से बिने साइमन बुद्धि मानक्रम का निर्माण किया था। ट्रुमन ने उसमें संशोधन करके, कि उसमें कुछ कमियां थी, उनको सुधार करके उसे स्टैनफोर्ड बिने मानक्रम का नाम दिया गया। हम इन दोनों का वर्णन आगे देखने वाले हैं। सबसे पहले हम मेंटल एज मतलब मानसिक आयु व बुद्धि लब्धि क्या होती है उसके बारे में जान लेते हैं। मानसिक आयु का अर्थ क्या होता है? मानसिक आयु जो है ये बालक या व्यक्ति की सामान्य मानसिक योग्यता बताती है। गेट्स व अन्य के अनुसार मानसिक आयु हमें किसी व्यक्ति की बुद्धि परीक्षा के समय बुद्धि परीक्षा द्वारा ज्ञात की जाने वाली सामान्य मानसिक योग्यताओं के बारे में बताती है। फिर हम देखें कि बुद्धि लब्धि का अर्थ क्या होता है। बुद्धि लब्धि जो है ये बालक या व्यक्ति की सामान्य योग्यता के विकास की गति हमें बतलाती है। कोल एंड ब्रूस महोदय ने इसके संबंध में कहा है कि बुद्धि लब्धि हमें ये बताती है कि बालक की मानसिक योग्यता में किस गति से विकास हो रहा है। फिर है बुद्धि लब्धि निकालने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है। मानसिक आयु का विचार शुरू करने का श्रेय जो है वो बिनेट महोदय को प्राप्त है। ट्रुमन ने उसके विचार को स्वीकार किया, पर अपने परीक्षणों के आधार पर ट्रुमन इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि मानसिक आयु जो है वो बालक के मानसिक विकास की वृद्धि के बारे में नहीं बतला सकती, क्योंकि विभिन्न बालकों में मानसिक विकास की गति भी भिन्न भिन्न होती है, एक जैसी नहीं होती है। इसी गति को मालूम करने के लिए उन्होंने बुद्धि लब्धि के विचार को जन्म दिया था। बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र क्या है? बुद्धि लब्धि मतलब IQ इजिकल टू मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु, या फिर इसको जीवन आयु भी, क्रोनोलॉजिकल एज या फिर रियल एज भी इसको कहा जाता है। और फिर इसको मल्टीपल करना है 100 से। MA/CA गुणा 100 ये IQ का फॉर्मूला है। इसको हम उदाहरण के रूप में समझें कि यदि बालक की मानसिक आयु 10 वर्ष है तो ये मानसिक आयु है, यहाँ आ जाएगा 10 वर्ष। और उसकी जीवन आयु मतलब क्रोनोलॉजिकल एज या फिर उसकी वास्तविक आयु मतलब रियल एज जो है वो 8 वर्ष है, तो ये नीचे आ जाएगा 8 वर्ष और गुणा 100 हो जाएगा। फिर इसको हम 8 से काट दें 100 को, मतलब 8 को 100 से काटें तो 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 8 और इधर 25 चौकों 100। फिर ये 2 का 10 से कट जाएगा 5, फिर 5 25, 5 दूनी 10 और 2 12, 125 जो है वो उसकी IQ हो जाती है उस बालक की। फिर आगे है बुद्धि लब्धि का वर्गीकरण। ट्रुमन महोदय ने बुद्धि लब्धि का वर्गीकरण कई प्रकार से किया है। जैसे जिस
बालक या व्यक्ति की बुद्धि लब्धि 140 प्लस होती है, 140 से अधिक होती है, तो वो कौन सी बुद्धि का वो बालक हो जाएगा? तो उसे जीनियस मतलब प्रतिभाशाली बुद्धि के अंतर्गत उस बालक को हमें रखेंगे। और अगर वो 120 से लेकर 140 तक उसकी बुद्धि लब्धि आ जाती है तो वो वेरी सुपीरियर मतलब अति श्रेष्ठ बुद्धि में वो आ जाएगा। अभी हमने ऊपर एक क्वेश्चन किया था, उसमें उसकी बुद्धि लब्धि आई थी 125, तो 125 किस में आएगा? 120 से लेकर 140 की जो श्रृंखला है इसके बीच में 125 आता है, तो वो बालक जो हो जाएगा वो अति श्रेष्ठ बुद्धि वाला बालक हो जाएगा। और 110 से लेकर 120 जो बुद्धि लब्धि है वो बालक श्रेष्ठ बुद्धि वाले बालक माने जाते हैं। और 90 से लेकर 110 तक बुद्धि लब्धि जिन बालकों में पाई जाती है तो वो एवरेज मतलब सामान्य बुद्धि वाले बालक वो होते हैं। और 80 से 90 तक जो बुद्धि लब्धि जिन बालकों में पाई जाती है उनको डलनेस मतलब मंद बुद्धि बालक कहा जाता है, क्योंकि उनकी बुद्धि लब्धि जो है वो मंद होती है। 70 से 80 बुद्धि लब्धि वाले जो बालक होते हैं उनकी बुद्धि क्षीण बुद्धि के अंतर्गत वो आते हैं। और जैसे ही 70 से कम बुद्धि लब्धि हो जाती है तो उस बालक को हम निश्चित क्षीण बुद्धि के अंतर्गत रखेंगे। और 50 से 70 के बीच में बुद्धि लब्धि IQ जब बालक का आता है तब उसको हम अल्प बुद्धि के अंतर्गत रखते हैं। फिर 20 या 25 से लेकर 50 तक IQ वाले जो बालक हैं उनको हम मूर्ख बुद्धि के अंतर्गत रखते हैं। फिर 20 या 25 से कम IQ वाले जो बालक हैं जिनको हम महामूर्ख की श्रेणी में मानते हैं, तो उनकी बुद्धि लब्धि 20 या 25 से कम होती है, तो ऐसे बालक महामूर्ख या इडियट की श्रेणी में आते हैं। फिर हम देखें बुद्धि परीक्षाओं के प्रकार कि कौन कौन से काइंड्स होते हैं। बुद्धि परीक्षाओं को सामान्य रूप से 2 वर्गों में बांटा जा सकता है, एक तो व्यक्तिक बुद्धि और दूसरी है सामूहिक बुद्धि। पहले हम देखते हैं व्यक्तिक बुद्धि। व्यक्तिक बुद्धि जो है ये परीक्षा के एक समय में एक व्यक्ति की ही ली जा सकती है, इसीलिए इसको व्यक्तिक बुद्धि कहा जाता है, क्योंकि एक समय में एक व्यक्ति की परीक्षा इसके अंतर्गत ली जाती है। इसकी शुरुआत बिनेट महोदय द्वारा की गई थी। और सामूहिक बुद्धि परीक्षण मतलब समूह के अंतर्गत परीक्षा लेना। सामूहिक बुद्धि परीक्षा में क्या होता है, एक समय में अनेक व्यक्तियों की परीक्षा इसके अंतर्गत ली जाती है। और सामूहिक बुद्धि की शुरुआत प्रथम विश्व युद्ध जो 1914 से लेकर 1918 तक चला था उसके समय अमेरिका में इसकी शुरुआत मानी जाती है। और इसकी शुरुआत का जो कारण है वो ये था कि वहाँ की जो सरकार है वो मनुष्यों की मानसिक योग्यताओं के अनुसार ही उनको सेना में सैनिकों, अफसरों और अन्य कर्मचारियों के पदों पर नियुक्त करना चाहती थी। फिर है व्यक्तिक और सामूहिक दोनों प्रकार की जो परीक्षाएं हैं उनके दो रूप हो सकते हैं, एक तो भाषात्मक और दूसरा क्रियात्मक। भाषात्मक परीक्षा क्या होती है, वर्बल या फिर इसको लैंग्वेज टेस्ट भी कहा जाता है। क्रो एंड क्रो महोदय के अनुसार इस परीक्षा में भाषा का प्रयोग किया जाता है और इसके द्वारा अमूर्त बुद्धि की परीक्षा ली जाती है। इसका मुख्य उद्देश्य ये ज्ञात करना होता है कि व्यक्ति को लिखने पढ़ने का कितना ज्ञान है। उसे प्रश्नों के उत्तर लिखकर उनके सामने गोला या फिर गुणा का चिन्ह बनाकर या फिर रेखांकित करके उनके उत्तर देने पड़ते हैं। भाषात्मक परीक्षा में आगे लिखे प्रकार के प्रश्न भी पूछे जाते हैं, जैसे अंकगणित के प्रश्न, निर्देश के अनुसार प्रश्नों के उत्तर, व्यवहारिक ज्ञान के संबंध में प्रश्न, दिए हुए शब्दों के समानार्थी या फिर विलोम शब्द लिखना, वाक्यों के बेतरतीब लिखे हुए शब्दों को
तरतीब रूप में लिखना आदि। फिर है क्रियात्मक परीक्षा, जिसको नॉन वर्बल या फिर नॉन लैंग्वेज या फिर परफॉर्मेंस टेस्ट भी कहा जाता है। क्रो एंड क्रो महोदय के अनुसार क्रियात्मक परीक्षा का प्रयोग उन व्यक्तियों के लिए किया जाता है जिनको भाषा का ज्ञान कम होता है या फिर जो लिखना पढ़ना नहीं जानते, जो निरक्षर होते हैं, तो उनको काम करवा के उसके आधार पर उनकी परीक्षा ली जाती है। इसके द्वारा मूर्त बुद्धि की परीक्षा ली जाती है। इस परीक्षा विधि में वास्तविक वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है और परीक्षार्थियों से कुछ समस्यापूर्ण कार्य करने के लिए कहा जाता है। वो समस्यापूर्ण कार्य कौन कौन से होते हैं? जैसे चित्रों के बिखरे हुए टुकड़ों को क्रम से लगाकर चित्रों को पूरा करना। जैसे एक चित्र है, उसके टुकड़े कर दिए और इस चित्र को उनसे पूरा करवाया जाता है। किसी दिए हुए चित्र में असंभव बातों को बताना कि इसमें कौन सी असंभव बात आपको दिखाई दे रही है। त्रिकोणी, चौकोर और गोल वस्तुओं के टुकड़ों को रखकर आकृति को पूरा करना। भूल भुलैया में से होकर बाहर जाने का मार्ग बताना। तो ये सभी क्रियात्मक परीक्षाएं कहलाती हैं। हम ऊपर वर्णित प्रकार के कुछ प्रसिद्ध बुद्धि परीक्षाओं का वर्णन प्रस्तुत कर रहे हैं। सबसे पहले है व्यक्तिक भाषात्मक परीक्षाएं। इसमें सबसे पहले हम देखने वाले हैं बिने-साइमन बुद्धि स्केल। व्यक्तिक बुद्धि परीक्षा के सर्वप्रथम सफल प्रयास का जो श्रेय माना जाता है वो अल्फ्रेड बिने को माना जाता है। ये पेरिस विश्वविद्यालय के मनोविज्ञान के प्रोफेसर माने जाते थे और 1900 ईस्वी के लगभग उन्होंने पेरिस के नगर के प्राथमिक विद्यालय के प्रबंधकों ने उससे ऐसे बालकों का पता लगाने में सहायता मांगी जो मंदबुद्धि थे, ताकि उनको शिक्षा प्राप्त करने के लिए विशिष्ट विद्यालयों में भेजा जा सके। बिने ने इस कार्य में अपने सहयोगी मनोवैज्ञानिक थोर्नडाइक सैमसन ने उनकी सहायता की। दोनों मनोवैज्ञानिकों ने अनेक परीक्षाओं के बाद 1905 में अपनी परीक्षा विधि प्रकाशित की, जिसे बिने-साइमन बुद्धि मानक्रम कहा जाता है। कब? 1905 में बिने-साइमन बुद्धि मानक्रम की स्थापना की गई थी। उन्होंने इसको 1908 में और फिर 1911 में इसमें जो भी कमियां रही उनको बदला और उनको संशोधित करके इसे पूर्ण बनाने का प्रयास किया था। तो इसमें 2 बार संशोधन कर दिया, 1908 और 1911 में। बिने-साइमन की बुद्धि परीक्षा विधि जो है ये 3 से लेकर 15 वर्ष तक के बालकों के लिए मानी जाती है। प्रत्येक वर्ष के बालकों के लिए 5 प्रश्न या फिर 5 कार्य थे, पर 4 वर्ष के बालकों के लिए केवल 4 प्रश्न थे और 11 एवं 13 वर्ष के बालकों के लिए कोई भी प्रश्न नहीं था, कि जितना छोटा बालक है उससे उतने ही अधिक प्रश्न पूछे जाते थे। इस प्रकार 1911 के स्केल में प्रश्नों की जो कुल संख्या मानी जाती है वो 54 मानी जाती है। ये प्रश्न इस प्रकार बनाए गए थे कि कम आयु के बालक अधिक आयु वाले बालकों के प्रश्नों के उत्तर नहीं दे सकते। हम 3 और 4 वर्ष की आयु के बालकों के प्रश्नों के उदाहरण नीचे दे रहे हैं। जैसे कि 3 वर्ष की आयु के बालक के लिए कौन कौन से प्रश्न होंगे, उनको कहेंगे अपना नाम बताओ, अपने मुंह, नाक और कान को उंगली से बताओ कि ये अंग कौन कौन से हैं। किसी चित्र को देखकर उस चित्र की मुख्य वस्तुएं उसे बताने को कहेंगे। 6 शब्दों के सरल वाक्यों को दोहराने के लिए उसे कहेंगे। 2 अंकों को एक बार सुनकर दोहराना, जैसे कि 25, 37,
68 आदि सभी में क्या है, 2-2 अंक है। इन 2 अंकों को सुनकर क्या करेंगे, 3 वर्ष के बच्चे दोहराएंगे। फिर है 4 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए किस प्रकार के प्रश्न होंगे। अपने को बालक या बालिका होना बताना कि वो बालक है या बालिका है। 2 रेखाओं में छोटी और बड़ी को पहचानना कि इनमें से कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है। चाबी, चाकू और पानी को देखकर उसका नाम बताना। 3 अंकों को एक बार सुनकर दोहराना, जैसे 257, 467 आदि। यदि बालक अपनी आयु के लिए निर्धारित सब प्रश्नों के उत्तर देता था तो उसे साधारण बुद्धि वाला बालक माना जाता था, और यदि वह अपनी आयु वाले बालकों के प्रश्नों के उत्तर दे देता था तो उसकी मानसिक आयु की उसकी जीवन आयु से अधिक समझा जाता था और उसे श्रेष्ठ बुद्धि की श्रेणी में रखा जाता था। यदि वो अपनी आयु के लिए निर्धारित प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाता था तो उसकी मानसिक आयु को उसकी जीवन आयु से कम समझा जाता था और उसे मंदबुद्धि बालक की श्रेणी में रखा जाता था। उदाहरण के रूप में हम इसको समझें कि यदि 8 वर्ष की आयु का बालक अपनी आयु के सब प्रश्नों के उत्तर दे देता था तो उसकी मानसिक आयु 8 वर्ष मानी जाती थी। यदि वो केवल 7 वर्ष वाले बालकों के प्रश्नों के उत्तर दे पाता था तो उसकी मानसिक आयु 7 वर्ष मानी जाती थी। यदि वह अपने 10 वर्ष की आयु के बालकों के प्रश्नों के भी उत्तर दे देता था तो उसकी मानसिक आयु 10 वर्ष मानी जाती थी। और यदि वह 9 वर्ष वाले बालक के केवल 3 प्रश्नों का और 10 वर्ष वाले बालकों के केवल 1 प्रश्न का उत्तर दे पाता था तो उसकी मानसिक आयु के प्रत्येक प्रश्न के लिए 1/5 वर्ष जोड़ दिया जाता था। जैसे कि 8 वर्ष, फिर 3 प्रश्न 3/0 प्लस 10 वर्ष वाले बालक के लिए 1 प्रश्न 1/5 हो गए। सभी को जोड़ दिया, 8 से 4/5 वर्ष जो है वो उसकी मानसिक आयु हो जाती है। बिने स्केल का सबसे मुख्य दोष जो माना जाता है वो यही था कि यदि किसी आयु का बालक अपनी आयु के लिए निर्धारित प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाता था तो उसकी मानसिक आयु जो है वो उसकी जीवन आयु से कम मानी जाती थी। रॉस महोदय ने इसके संबंध में कहा है कि बिने स्केल की एक उपयुक्त आलोचना ये है कि या तो बालक सब प्रश्नों का उत्तर देकर सफल हो या फिर एक भी प्रश्न का उत्तर न दे सकने के कारण वो असफल हो। अगला बिंदु है स्टैनफोर्ड बिने स्केल। अपने दोषों के बावजूद भी बुद्धि का अनुमान लगाने की समस्या पर बिनेट के अद्वितीय कार्य ने शिक्षा संसार में हलचल मचा दी और कई देशों में उत्साही मनोवैज्ञानिकों का ध्यान उसकी ओर गया, क्योंकि उसका मानक्रम जो है वो पेरिस की गलियों के उपेक्षित बालकों के लिए बनाया गया था, इसलिए उसमें सुधार आवश्यक समझा गया। इस दिशा में लंदन में डॉक्टर साइरिल बर्ट और अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के मनोविज्ञान का जो प्रोफेसर है लेविस एम ट्रमन ने अभिनंदनीय कार्य किया था। ट्रमन ने बिने के मानक्रम के अनेक दोषों को दूर करके 1916 में उसे एक नया रूप दिया जो स्टैनफोर्ड बिने मानक्रम के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। उसने 1937 ईस्वी में और फिर से 1990 में अपने सहयोगी मौद ए मेरिल की सहायता से उसे पूर्णतः निर्दोष बना दिया था। यह स्केल 2 से 14 वर्ष तक के बालकों के लिए मानी जाती है। इसमें कुल 90 क्वेश्चन होते हैं और
जो कौन कौन से होते हैं वो निम्न प्रकार के होते हैं। जैसे 3 से 10 वर्ष तक के बालकों के लिए 6, 12 वर्ष के बालकों के लिए 8, 14 वर्ष के बालकों के लिए 6 और सामान्य बालकों के लिए 6, श्रेष्ठ वयस्कों के लिए भी 6, अन्य प्रश्नावलियाँ 16 और 11 व 13 वर्ष के बालकों के लिए कोई प्रश्न नहीं था। इन 90 प्रश्नावलियों में बीने की प्रश्नावलियों से केवल 19 प्रश्न ही लिए गए थे। 3 वर्ष की आयु के बालकों के लिए निम्नलिखित प्रश्न थे कि अपने परिवार का नाम बताओ, अपने को बालक या बालिका होना बतलाना है, 6-7 अक्षरों के वाक्यों को दोहराना है, अपने मुंह, नाक, आँखों आदि को उंगली से छूकर बताना है, चाकू, चाबी, पैनी आदि को देखकर उसका नाम बताना है, किसी चित्र को देखकर उसकी मुख्य बातें बतलानी है। 2 से 5 वर्ष तक प्रत्येक 6 माह के बाद परीक्षा ली जाती है और प्रत्येक 2, 2.5 वर्ष व 3 वर्ष, 5 वर्ष के बाद वर्ष में केवल एक परीक्षा ली जाती है। प्रत्येक आयु के बालकों के प्रश्नावली के 2 भाग होते हैं, एल और एम। प्रत्येक भाग में 6 कार्य या फिर प्रश्न होते हैं। 2 से 5 वर्ष तक के बालकों को वे इस प्रकार करने पड़ते हैं। जैसे कि 2 वर्ष के बालकों के लिए एल भाग के 6 प्रश्न और 2.5 वर्ष के बालकों के लिए एम भाग के 6 प्रश्न और 3 वर्ष के बालकों के लिए एल भाग के 6 प्रश्न और 3.5 वर्ष के बालकों के लिए एम भाग के 6 प्रश्न। परीक्षाएं इसी क्रम में 5 वर्ष की आयु तक होती है। उसके बाद बालकों को एल और एम दोनों भागों के प्रश्न एक साथ करने पड़ते हैं। विभिन्न आयु के बालकों के लिए प्रत्येक प्रश्न के लिए मानसिक आयु निश्चित है। उदाहरण के रूप में हम देखें कि 3 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक के बालकों के लिए प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 माह की मानसिक आयु, 12 वर्ष के बालकों के लिए 3 माह की मानसिक आयु और 14 वर्ष के बालकों के लिए 4 माह की मानसिक आयु। यदि 12 वर्ष की आयु का बालक 10 वर्ष की आयु के बालक के सब प्रश्नों का, 12 वर्ष की आयु के बालकों के 5 प्रश्नों का और 14 वर्ष की आयु के बालकों के लिए 20 प्रश्नों का उत्तर देता है तो उसकी मानसिक आयु क्या होती है? वो होती है 10 वर्ष प्लस 15 माह प्लस 8 माह बराबर 11 वर्ष। और 11 क्रियात्मक परीक्षाएं। इसमें पहला है पोर्टियस भूल भुलैया टेस्ट। ये परीक्षण जो है ये 3 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बालकों पर किया जाता है। भूल भुलैयों का निर्माण इस प्रकार से किया जाता है कि बालक जो होते हैं उनकी आयु की वृद्धि के साथ साथ क्रमशः जटिलतर उनकी ये बुद्धि परीक्षाएं होती जाती हैं। जिस बालक की परीक्षा ली जाती है उसे एक पेंसिल और कागज पर बना हुआ भूल भुलैया का एक चित्र दे दिया जाता है। बालक को पेंसिल से उनमें से बाहर निकलने का निशान लगाकर मार्ग अंकित करना पड़ता है। ऐसा करने के लिए 3 वर्ष से लेकर 11 वर्ष तक के बालकों को 2 अवसर और 12 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बालकों को 4 अवसर दिए जाते हैं। मतलब 3 से 11 वर्ष तक के बालकों को सिर्फ 2 अवसर और 12 से 14 वर्ष तक के बालकों को 4 अवसर दिए जाते हैं। यदि वे पहले ही प्रयास में असफल होते हैं तो उनकी बुद्धि परीक्षा का विकास उनकी आयु के अनुपात से कम समझा जाता है। इस परीक्षा के संबंध में गैरेट महोदय ने लिखा है कि यह परीक्षण कम बुद्धि वाले बालकों के लिए विशेष रूप से उपयोगी सिद्ध हुआ है। इससे न केवल बालक की मानसिक योग्यता का बल्कि उसकी नियोजन की योग्यता का भी ज्ञान प्राप्त होता है। तो ये भूल भुलैया के यहाँ 3 चित्र दिए गए हैं। 8 वर्ष, 10 वर्ष और 14 वर्ष के बालकों के लिए। फिर है वेसलर
वैल्यूब टेस्ट। इस टेस्ट में मतलब इस परीक्षण का निर्माण 1944 ईस्वी में 10 वर्ष से लेकर 60 वर्ष तक की आयु के व्यक्तियों की बुद्धि परीक्षा के लिए किया जाता था। 1955 ईस्वी में इसे संशोधित करके 16 वर्ष से लेकर 64 वर्ष तक के वयस्कों के लिए इसको कर दिया गया। इसमें विभिन्न आयु के व्यक्तियों के लिए 5 मौखिक और 5 क्रियात्मक परीक्षण किए जाते थे। इनमें से कौन कौन से हैं? ज्ञान और सूचना संबंधी प्रश्न, गणित के प्रश्न, शब्दावली, चित्र के भागों को तरतीब से लगाकर चित्र को पूरा करना, मतलब उनको व्यवस्थित रूप से लगाकर चित्र पूरा करना, विभिन्न वस्तुओं के टुकड़ों को विधि पूर्वक रखकर उनकी आकृतियों को पूर्ण करना। तो ये 5 मौखिक और क्रियात्मक प्रश्न उनके समक्ष रखे जाते हैं। इस परीक्षण के प्रयोग में साधारणतः 1 घंटे से कुछ अधिक समय लगता है। वयस्कों की बुद्धि परीक्षा लेने के लिए इसका बहुत ही प्रचलन है। इसमें मानसिक आयु निकालने के दोष को दूर किया गया है। अगली परीक्षाएं हैं सामूहिक भाषात्मक परीक्षाएं। इसमें पहली है आर्मी अल्फा टेस्ट। इसका निर्माण अमेरिका के प्रथम विश्व युद्ध के समय सैनिकों और सेना के अन्य कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों का चुनाव करने के लिए किया गया था। इसका प्रयोग केवल शिक्षित मनुष्यों के लिए किया जा सकता था, मतलब जो निरक्षर है उन पर यह प्रयोग नहीं किया गया। इसकी परीक्षा सामग्री बहुत कुछ स्टैनफोर्ड बिने स्केल की सामग्री से मिलती जुलती थी। कोल एंड ब्रूस के अनुसार इस टेस्ट का प्रयोग करके लगभग 2 लाख सैनिकों की बुद्धि परीक्षा ली जा सकती है। फिर है सेना सामान्य वर्गीकरण टेस्ट, जिसको AGCT भी कहा जाता है, आर्मी जनरल क्लासिफिकेशन टेस्ट। इस टेस्ट का निर्माण अमेरिका में द्वितीय विश्व युद्ध के समय सैनिकों के विभिन्न विभागों के लिए सैनिकों का वर्गीकरण करने के लिए किया जाता था। इस परीक्षण में सैनिकों को 3 प्रकार की समस्याओं का समाधान करना पड़ता था। वो कौन कौन सी हैं? शब्दावली, गणित और वस्तु गणना संबंधी समस्याएं। एक तो शब्दावली की समस्या, एक गणित की समस्या और एक वस्तुओं की गणना से संबंधित समस्या। गेरेट महोदय के अनुसार इस टेस्ट का प्रयोग लगभग 12 लाख सैनिकों की बुद्धि परीक्षा के लिए किया गया है। फिर है सामूहिक क्रियात्मक परीक्षाएं। इसमें पहला है आर्मी बीटा टेस्ट। इसका निर्माण अमेरिका में प्रथम विश्व युद्ध के समय सेना के विभिन्न पदों और विभिन्न विभागों में कार्य करने वाले मनुष्यों का चुनाव करने के लिए किया गया था। इसका प्रयोग उन मनुष्यों के लिए किया गया था जो अशिक्षित थे, मतलब जो निरक्षर थे, या फिर अंग्रेजी भाषा का ज्ञान उनको नहीं था। इसमें अगर लिखित प्रकार के कार्य और प्रश्न थे, मतलब वस्तुओं की गणना करना, चित्र में अंकित विभिन्न वस्तुओं में एक दूसरे से संबंध प्रकट करना, चित्र की उन वस्तुओं पर चिन्ह लगाना जिनका किसी से किसी प्रकार का कोई भी संबंध नहीं है। फिर है शिकागो क्रियात्मक टेस्ट। ये टेस्ट 6 वर्ष की आयु के बालकों से लेकर के वयस्कों तक के लिए किया जाता था। यह 13 वर्ष की आयु के बालकों की बुद्धि परीक्षा लेने के लिए विशेष रूप से उपयोगी सिद्ध हुआ है। इसमें अगर लिखित प्रकार की क्रियाएं शामिल है, जैसे विभिन्न प्रकार की आकृतियों में समानता और असमानता की बातें बताना कि इन आकृतियों में कौन कौन सी बातें समान है और कौन कौन सी बातें अलग अलग है। चित्र के टुकड़ों को व्यवस्थित करके उसे पूरा करना, लकड़ी के टुकड़ों की मदद से गणना करना और अनेक प्रकार की वस्तुओं में से समान वस्तुओं को छांटकर अलग अलग वर्गों में, अलग अलग खंडों में उनको रखना। फिर है व्यक्तिगत व सामूहिक परीक्षा की तुलना। इनमें क्या अंतर है?
डगलस एंड हॉलैंड ने व्यक्तिक परीक्षा और सामूहिक परीक्षा के निम्नलिखित गुण और दोष बताकर उनकी तुलना की है। तो एक साइड में व्यक्तिक परीक्षा है, दूसरी साइड में सामूहिक परीक्षा है। व्यक्तिक परीक्षा केवल अनुभवी या प्रशिक्षित व्यक्ति ले सकते हैं, जबकि जो सामूहिक परीक्षा है वो सामान्य योग्यता का व्यक्ति ले सकता है। पहला अंतर तो ये हुआ। दूसरा अंतर यह है, व्यक्तिक परीक्षा छोटे बालकों के लिए अधिक उपयुक्त मानी जाती है, जबकि जो सामूहिक परीक्षा है ये बड़े बालकों और वयस्कों के लिए अधिक उपयुक्त मानी जाती है। दूसरा अंतर यह हुआ। तीसरा अंतर जो है वो है, व्यक्तिक परीक्षा में परीक्षक और जो परीक्षार्थी होता है उनका संबंध निकट का होता है, जबकि जो सामूहिक परीक्षा है उसमें इन जो परीक्षक और परीक्षार्थी है उनके बीच का जो संबंध है वो दूर का संबंध पाया जाता है। व्यक्तिक परीक्षा में परीक्षक परीक्षार्थी के गुण दोषों का पूर्ण अध्ययन कर सकता है, जबकि सामूहिक परीक्षा में क्या होता है, वह केवल सामान्य अध्ययन ही परीक्षक और परीक्षार्थी का सामान्य अध्ययन ही किया जाता है। अगला अंतर है, व्यक्तिक परीक्षा के परीक्षक जो है वो परीक्षार्थी की असफलता के कारणों का पता लगा सकता है, जबकि सामूहिक परीक्षा में जो परीक्षक है वो परीक्षार्थी के कारणों का पता नहीं लगा सकता। अगला अंतर है, व्यक्तिक परीक्षा में परीक्षार्थी अपने कार्य के प्रति सतर्क रहता है, जबकि सामूहिक परीक्षा में जो परीक्षार्थी होता है वो अपने जो कार्य है उनके प्रति वो उदासीन रहता है। अगला अंतर है, व्यक्तिक परीक्षा से परीक्षार्थी की भाषा और व्यवहार का पूर्ण ज्ञान हो जाता है, जबकि सामूहिक परीक्षा से परीक्षार्थी में केवल आंशिक ज्ञान ही होता है। अगला अंतर है, व्यक्तिक परीक्षा के प्रश्नों को बनाने के लिए काफ़ी परिश्रम और योग्यता की आवश्यकता पड़ती है, जबकि सामूहिक परीक्षा के प्रश्नों को बनाने के लिए कम परिश्रम और कम योग्यता की ज़रूरत होती है। व्यक्तिक परीक्षा के निष्कर्ष बहुत प्रामाणिक और विश्वसनीय माने जाते हैं, जबकि जो सामूहिक परीक्षा के निष्कर्ष हैं वो कम प्रामाणिक और कम विश्वसनीय माने जाते हैं। अगला अंतर है, व्यक्तिक परीक्षा के लिए बहुत धन और समय की आवश्यकता होती है, जबकि सामूहिक परीक्षा के लिए कम धन और कम समय की आवश्यकता होती है। उपयुक्त विवेचन के आधार पर हम ये कह सकते हैं और ये कहना असंगत नहीं होगा कि सामूहिक परीक्षाओं की तुलना में व्यक्तिक परीक्षाएं श्रेष्ठ होती हैं, पर प्रशिक्षित परीक्षक एवं अधिक धन और समय की आवश्यकता के कारण इन परीक्षाओं का सामान्य रूप से व्यवहार में लाया जाना संभव नहीं है। यही कारण है कि सामूहिक परीक्षाओं की लोकप्रियता में निरंतर वृद्धि होती चली जा रही है। फिर है, क्रियात्मक परीक्षाओं की आवश्यकता मतलब नीड क्यों है और इनकी इम्पोर्टेंस क्या है। आधुनिक समय में क्रियात्मक बुद्धि परीक्षाओं के प्रयोग का प्रबल समर्थन किया जा रहा है और इसका मुख्य कारण जो माना जा रहा है वो है उनकी आवश्यकता और उपयोगिता। इसके संबंध में निम्नलिखित तथ्य बतलाए गए हैं। पहला है, क्रियात्मक परीक्षाएं जो है वो लिखित परीक्षाओं की पूरक होने के कारण बुद्धि के माप को अधिक विश्वसनीय बनाती हैं। दूसरा महत्व या आवश्यकता ये है कि क्रियात्मक परीक्षाओं की सहायता से मूर्त बुद्धि का सरलता से अनुमान लगाया जा सकता है। फिर है, क्रियात्मक परीक्षाओं का गूंगे, बहरे, मंदबुद्धि और अन्य प्रकार से अशक्त जो बालक है उनके लिए ये व्यवहार में लाया जा सकता है। क्रियात्मक परीक्षाओं को विभिन्न भाषाओं और संस्कृतियों के व्यक्तियों की मानसिक योग्यता की तुलना करने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। क्रियात्मक परीक्षाओं का निरक्षर और कम पढ़े लिखे व्यक्तियों एवं अल्प आयु के बालकों के लिए जिनका भाषा का ज्ञान बिल्कुल न्यून है, कम है, वहाँ पर भी वे सफलतापूर्वक इसको प्रयोग में ला सकते हैं। क्रो एंड क्रो महोदय के अनुसार
कुछ मनोवैज्ञानिकों का ये दावा है कि भाषात्मक परीक्षाओं की अपेक्षा जो क्रियात्मक परीक्षाएं हैं ये मानसिक योग्यताओं का संभवतः अधिक उत्तम मापन कर सकती हैं। आगे है बुद्धि परीक्षाओं की क्या यूटिलिटी है, क्या उपयोगिता है। गेट्स व अन्य महोदय का इसके संबंध में कथन है कि बुद्धि परीक्षाएं जो हैं वो व्यक्ति की संपूर्ण योग्यता का माप नहीं करती हैं, पर वे उसके एक अति महत्वपूर्ण पहलू का अनुमान कराती है जिसका शैक्षिक सफलता से और कुछ मात्रा में अधिकांश अन्य क्षेत्रों से निश्चित संबंध होता है। यही कारण है कि बुद्धि परीक्षाएं शिक्षा की महत्वपूर्ण साधन जो है वो बन गई हैं। शिक्षा में इनका प्रयोग अनेक व्यवहारिक कार्यों के लिए किया जाता था। पहला उपयोग है सर्वोत्तम बालकों का चुनाव करना। बुद्धि परीक्षाओं की सहायता से विद्यालय प्रवेश, छात्रवृत्तियां, वाद विवाद और इसी प्रकार की अन्य प्रतियोगिताओं के लिए सर्वोत्तम बालकों का चुनाव किया जा सकता है। दूसरी उपयोगिता है पिछड़े हुए बालकों का चुनाव। बुद्धि परीक्षाओं का प्रयोग करके पिछड़े हुए और मानसिक एवं शारीरिक दोषों वाले बालकों का सरलता से चयन किया जा सकता है। चुनाव किए जाने के बाद उनको शिक्षा प्राप्त करने के लिए विशिष्ट विद्यालयों में भेजा जा सकता है। तीसरी उपयोगिता है अपराधी व समस्यात्मक बालकों का सुधार। बुद्धि परीक्षाओं के द्वारा ये मालूम करने का प्रयास किया जाता है कि बालक अपराधी, असंतुलित और समस्यात्मक क्या है। वे ऐसी बुद्धि की कमी के कारण है या किसी अन्य कारण से वो अल्प बुद्धि के हैं। कारण ज्ञात हो जाने पर उनका उपचार करके उसमें सुधार किया जा सकता है। अगला है बालकों का वर्गीकरण। बुद्धि परीक्षाओं के आधार पर कक्षा के बालकों को तीव्र बुद्धि, मंद बुद्धि और साधारण बुद्धि वाले बालकों में विभक्त करके उनको अलग अलग शिक्षा दी जा सकती है। इंग्लैंड में बालकों का वर्गीकरण इसी प्रकार किया जाता है, इसलिए वहाँ प्रत्येक कक्षा में 3 सेक्शन हमें देखने को मिलते हैं। अगली उपयोगिता है बालकों के क्षमता के अनुसार कार्य। गेट्स व अन्य महोदय के अनुसार बुद्धि परीक्षाओं द्वारा बालकों की सामान्य योग्यता और मानसिक आयु को ज्ञात करके ये अनुमान लगाया जा सकता है कि उसमें कार्य करने की कितनी क्षमता है, अतः उनको उनकी क्षमता के अनुसार कार्य दिया जा सकता है। अगली उपयोगिता है बालकों की विशिष्ट योग्यताओं का ज्ञान। बुद्धि परीक्षाओं की सहायता से बालकों की विशिष्ट योग्यताओं की जानकारी प्राप्त करके उनको उचित शैक्षिक निर्देशन दिया जा सकता है, अतः वे अधिक प्रगति कर सकते हैं। अगली उपयोगिता है बालकों की व्यावसायिक योग्यता का ज्ञान। बुद्धि परीक्षाओं का सतर्कता से प्रयोग करके बालकों की व्यावसायिक योग्यताओं का अनुमान लगाया जा सकता है, अतः उन्हें अपनी योग्यताओं के अनुसार ही व्यवसायों का चयन करने के लिए परामर्श दिया जा सकता है। अगली उपयोगिता है बालकों की भावी सफलताओं का ज्ञान। डगलस एंड हॉलैंड महोदय का इसके संबंध में कथन है कि बुद्धि परीक्षाएं जो हैं वो छात्रों की भावी सफलताओं की भविष्यवाणियां करती हैं। इस भविष्यवाणी से बालकों का महान हित मतलब भलाई हो सकती है। उनके माता पिता उनके भावी सफल कार्यों को ध्यान में रखकर उनके लिए शिक्षा की उपयुक्त व्यवस्था कर सकते हैं, जिसके फलस्वरूप बालक अपने भावी जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अगला उपाय है अपव्यय का निवारण। सब बालकों में सब विद्यालय विषयों के लिए समान योग्यता नहीं होती है। फलस्वरूप अनेक बालक परीक्षाओं में अनुत्तीर्ण होने के कारण विद्याध्ययन जो है वो स्थगित कर देते हैं, मतलब छोड़ देते हैं। इस अपव्यय का निवारण करने के लिए बुद्धि परीक्षाओं के द्वारा बालकों की योग्यताओं को ज्ञात कर लिया जाता है और इन योग्यताओं के अनुसार ही उनको पाठ्य विषयों का चुनाव करने का निर्देश
दिया जाता है। अगली उपयोगिता है में राष्ट्र के बालकों की बुद्धि का ज्ञान। बुद्धि परीक्षाओं के द्वारा राष्ट्र के किसी भी वर्ग के बालकों की बौद्धिक योग्यता को ज्ञात किया जा सकता है। इससे यह जानकारी प्राप्त की जा सकती है कि एक राष्ट्र के बालकों का बौद्धिक स्तर दूसरे राष्ट्र के बालकों से जितना कम है या जितना अधिक है। इसी उद्देश्य से स्कॉटलैंड में 1932 ईस्वी में 11 वर्ष के सब बालकों की सामूहिक बुद्धि परीक्षाएं ली जाती हैं। तो इसी के साथ ये चैप्टर यहाँ समाप्त हो चुका है और इस चैप्टर से संबंधित नीचे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं। आप उन क्वेश्चनों को हल करने का प्रयास करें और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।